पीएम मोदी का आगे विपक्ष के लोग कहीं भी टिक नहीं पा रहे। विपक्ष के पास ना तो नीति है और ना ही नेता। कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के भरोसे हैं, लेकिन देश के लोग राहुल गांधी का साथ नहीं दे रहे। देश के लोग मजबूती से पीएम मोदी का साथ दे रहे हैं। वहीं अब विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी तिलमिला गए हैं। दरअसल यूजीसी के नए नियमों को लेकर जारी तनाव के बीच देश की सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी के नए नियमों पर भले ही रोक लगा दी हो, लेकिन इस पर सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूजीसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स पर लिखा है कि जिनके बाप दादा पुरखों ने कभी शंभुक का सिर काटा, एकलव्य का अंगूठा काटा, उनकी संतानें आज भी SC, ST, OBC समाज पर जुल्म, ज्यादती, अत्याचार करना, हत्या, बलात्कार का शिकार बनाना, शिक्षण संस्थानों में भेदभाव करना एवं धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। इसलिए तथाकथित कुछ ऐसी ही उच्च जातियां यूजीसी समता समिति कानून 2026 का विरोध कर रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि यूजीसी का विरोध करने वाले चेहरों को जरा गौर से देखिए। ये वही चेहरे हैं जिनके बाप दादा पुरखों को धर्म के नाम पर अपना दान, दक्षिणा, चढ़ावा देते एवं मालपुआ, हलवा खिलाते आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि SC, ST, OBC भाइयों से अपील है कि ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों को मालपुआ, हलवा खिलाना एवं दान दक्षिणा देना बंद कर दो, तो इनकी हेकड़ी अपने आप निकल जाएगी और यूजीसी का विरोध करना भी भूल जाइए। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में हो रहे भेदभाव पर रोक लगाने हेतु लाए गए यूजीसी विनियमन कानून के नाम पर SC, ST, OBC समाज के लोगों के आंख में धूल झोंकने में बीजेपी सरकार एक बार फिर से सफल हुई है। मौर्य ने कहा कि बीजेपी की नीति थी कि चोर से कहो चोरी करो और जनता से कहो जागते रहो। इसी तर्ज पर जहां एक तरफ यूजीसी समता कानून के माध्यम से ST, SC, OBC को खुश करने की ढोंग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ऊंची जातियों से इसका विरोध भी करवा रही थी। जिसकी आकांक्षा थी वही हुआ। सरकार के इशारे पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करवाकर आखिर यूजीसी विनियमन कानून को कार्यान्वयन पर रोक लगवा दी गई। तो देखा आपने कैसे विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तिलमिला उठे हैं। वहीं आप दर्शक अगर यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें, ताकि साफ संदेश जाए और ये भी पता चले कि देश के लोग इस फैसले से खुश हैं। इस खबर में बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साथ ही आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार को एक बड़ा ऐतिहासिक पल आया जब राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। वो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM बन गई है। शपथ ग्रहण के दौरान समर्थकों ने अजीत दादा अमर रहे के नारे भी लगाए। ये शपथ ग्रहण समारोह मुंबई में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महायुति के अन्य नेता मौजूद रहे। दिवंगत अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार शाम 5:05 पर इस पद पर अपने पति की जगह ली, जिनकी 28 जनवरी 2026 को बारामती में प्लेन क्रैश में दुखद मौत हो गई थी। वहीं सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई भी दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करने वाली सुनेत्रा पवार को हार्दिक शुभकामनाएं। वो इस पद को संभालने वाली पहली महिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो राज्य की जनता के कल्याण के लिए अथक परिश्रम करेंगी और दिवंगत अजीत दादा पवार के सपनों को साकार करेंगी। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत यूरोपीय संघ के बीच मुफ्त व्यापार संधि को वैश्विक कारोबार के लिए बहुत ही अच्छी खबर बताया है, लेकिन इसके साथ ही थरूर ने यह भी साफ कर दिया है कि इस संधि की शुरुआत होने में अभी समय लगेगा, ये इतना जल्दी नहीं होने वाला। लेकिन उन्होंने इस डील को लेकर 3 उम्मीद भरी बातें कही हैं, जिसके अनुसार भारत के लिहाज से ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके फायदे तुरंत नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन के सभी 27 देशों को इस समझौते की पुष्टि करनी होगी, जिसमें कम से कम 1 साल लग जाएंगे। इसलिए ये डील तुरंत अमल में नहीं आने वाली और इसका इंतजार करना होगा। दर्शकों, राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग केंद्र सरकार के हर फैसले का विरोध करते हैं, लेकिन शशि थरूर अक्सर मोदी सरकार के फैसलों की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में थरूर की राहुल से मुलाकात हुई थी। उसके बाद ये कहा गया कि थरूर की कांग्रेस से नाराजगी दूर हो गई है। एक बार फिर गांधी परिवार मुश्किलों में घिर गया है।
इस बार सरकारी कागजों में हेराफेरी और कूट रचित दस्तावेजों ने गंभीर आरोपों के संबंध में पाजा फाउंडेशन ने एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इसमें सांसद राहुल गांधी, सांसद सोनिया गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद केएल मिश्रा समेत 45 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष बृजेंद्र शरण गांधी और उपाध्यक्ष लाखन सिंह ने इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। राहुल गांधी समेत कई अधिकारियों के खिलाफ सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी का एक स्कूल को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता दिलाने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं ने तत्कालीन तहसीलदार अनिल पाठक के एक पत्र का हवाला देते हुए बताया है कि जिस जमीन पर स्कूल बना है उससे संबंधित लैंड सर्टिफिकेट तहसील से जारी ही नहीं हुआ था। बृजेंद्र शरण गांधी ने बताया कि इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की जा चुकी है। हालांकि जांच अधिकारियों ने प्रकरण में पुलिस विभाग का विषय बताकर शिकायतों को बंद कर दिया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट डॉक्टर विवेक कुमार ने कोतवाली पुलिस से इस संबंध में आख्य रिपोर्ट तलब की है। सीओ अरुण कुमार नोहवार ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है, रिपोर्ट आने पर जवाब दिया जाएगा। अब पुलिस की रिपोर्ट और जांच के आधार पर कोर्ट ये तय करेगी कि गांधी परिवार और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए या नहीं। ये मामला सरकारी कागजातों में हेराफेरी और शिक्षा संस्थाओं की मान्यता से जुड़ा विवाद बन गया है। वहीं एक दूसरे मामले को लेकर भी राहुल गांधी की चिंता बढ़ सकती है। दरअसल अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम पूनम सिंघल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पूर्व सांसद उदित राज के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इस मामले में बृहस्पतिवार को राहुल गांधी और उदित राज की ओर से अधिवक्ता पेश हुए। अधिवक्ताओं ने वकालतनामा लगाते हुए कोर्ट से जवाब देने के लिए समय मांगा है। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी तिथि तय की है। वहीं राहुल और उदित राज ने कोर्ट में हलफनामा पेश करते हुए नोटिस का जवाब देने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता जयसिंह सागर के मुताबिक 16 फरवरी 2025 को कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने बसपा प्रमुख मायावती के बारे में बयानबाजी की थी। इसे लेकर अगले दिन 17 फरवरी को एक्स पर बयान जारी किया गया। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में 3 मार्च 2025 को याचिका दायर की गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली का बताकर उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद अधिवक्ता ने 25 अगस्त 2025 को जिला जज की अदालत में फौजदारी निगरानी याचिका दायर की थी। इस मामले को जिला जज ने अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश कोर्ट को भेजा था। तब से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। इस मामले में अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश पूनम सिंघल ने राहुल गांधी और उदित राज को बीते 8 जनवरी को नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि दोनों नेता 29 जनवरी को अपना पक्ष रखने को स्वयं मौजूद रहें या फिर उनके अधिवक्ता। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी कोर्ट के चक्कर में फंसे हुए हैं। हालांकि राहुल गांधी को कोर्ट से एक राहत भी मिली। लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह कहा कि इस याचिका पर सुनवाई समय की बर्बादी है। एसडीएम आलोक वर्मा ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता सही है या नहीं, इसका फैसला करना अदालत के अधिकार में नहीं है। ये केंद्र सरकार का विषय है। आपको बता दें, बीजेपी नेता और याचिकाकर्ता विघ्नेश ने दावा किया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। वहीं अब इस मामले में केंद्र सरकार का क्या फैसला होता है वो देखना होगा कि कोर्ट ने ये कहा है कि ये केंद्र सरकार का विषय है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। इस साल राज्य की नई सरकार चुनने के लिए मतदान होना है और इससे सूबे की सियासत के लिए निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। राज्य की सत्ता में 1.5 दशक से जमी सीएम ममता बनर्जी के सामने इस बार बीजेपी ने सीधी और संगठित चुनौती पेश करने की तैयारी कर ली है। आने वाले 3 महीने न केवल चुनावी समीकरण तय करेंगे बल्कि ये भी स्पष्ट करेंगे कि राज्य की राजनीति में बदलाव की जमीन कितनी मजबूत है। वहीं पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैरकपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को एक कार्यकर्ता सम्मेलन में शाह ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार और वंदे मातरम के अपमान जैसे मुद्दे पर ममता सरकार को जमकर घेरा। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ममता बनर्जी घुसपैठियों को पाल रही है और इसी तुष्टीकरण के चक्कर में उनके सांसद संसद में वंदे मातरम का विरोध करते हैं।
हैं, जबकि ये नारा बंगाल की ही माटी से निकला है। अमित शाह ने वादा किया है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम चुन चुनकर साफ किए जाएंगे और भ्रष्टाचार में डूबे लोगों को जेल भेजा जाएगा। वहीं अमित शाह ने आनंदपुर की मोमो फैक्ट्री में लगी आग को लेकर ममता सरकार पर तीखे सवाल दागे। उन्होंने कहा कि ये कोई मामूली हादसा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। अमित शाह ने सीधे पूछा कि आखिर इस फैक्ट्री का मालिक कौन है और वो किन रसूखदार लोगों के साथ विदेश यात्राओं पर जाता रहा है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि चूंकि इस हादसे में बंगाली नागरिक मारे गए हैं, इसलिए ममता बनर्जी इस पर चुप्पी साधे बैठी है और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। शाह ने चुनौती दी कि अगर ममता में हिम्मत है तो वो भ्रष्टाचारियों के टिकट काट कर दिखाए, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेगी क्योंकि उन्हें ये डर है कि उनके भतीजे का नाम सामने आ जाएगा। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए ये भी कहा कि बंगाल में अब बदलाव की लहर चल रही है और अप्रैल के बाद जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो हर घोटाले की न्यायिक जांच होगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। उन्होंने दो टूक कहा कि बंगाल की जनता अब टीएमसी के डर और भ्रष्टाचार को और बर्दाश्त नहीं करेगी। दर्शकों, बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि उसकी चुनावी रणनीति के केंद्र में हिंदुत्व के साथ ही महिला सुरक्षा, घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे होंगे। भगवा दल ने अपनी पूरी चुनावी रणनीति को अगले 3 महीनों में चरणबद्ध तरीके से लागू करने का खाका तैयार कर लिया है। अजित पवार की विमान हादसे में निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। अजित पवार के निधन के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। वहीं अब शरद पवार की एनडीए में शामिल होने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट की बेचैनी बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत तिलमिला गए हैं। अगर शरद पवार और अजित पवार वाले गुट के एनसीपी एक साथ आते हैं तो उद्धव गुट की शिवसेना अकेले कांग्रेस के साथ रह जाएगी। दरअसल अजित पवार के निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर तस्वीर अब करीब करीब साफ हो चुकी है। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लिया है। वर्तमान में सुनेत्रा राज्यसभा की सांसद हैं। महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद उन्हें राज्यसभा सीट खाली करनी पड़ेगी। सूत्रों की माने तो अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ को उनकी मां की जगह राज्यसभा भेजने की तैयारी है। वो पुणे जिले की बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी लड़ेंगी, जो उनके पति अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई है। खबर के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि एनसीपी के नेताओं का एक बड़ा वर्ग का मानना है कि सुनेत्रा को पार्टी की कमान भी संभालनी चाहिए। अजित पवार की पत्नी होने के नाते सुनेत्रा को उनके राजनीतिक सिंहासन की स्वाभाविक दावेदार माना जाता है। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल सहित पार्टी के सीनियर नेताओं का मानना है कि पार्टी को एकजुट रखने के लिए उनका नेतृत्व जरूरी है। वे उन्हें एक ऐसी हस्ती के तौर पर देखते हैं जिनका कोई भी विधायक या सांसद विरोध नहीं करेगा, जिससे स्वाभाविक अंदरूनी सत्ता संघर्ष या शरद पवार के खेमे में वापस जाने से बचा जा सकेगा। वहीं इस बीच एक नया ट्विस्ट भी आ गया है। दर्शकों, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और उनके चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के विलय की चर्चाएं भी तेज हो गई है। ये चर्चाएं अजित पवार के जीवित रहते शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि पिछले 1.5 माह के अंदर दोनों पार्टियों के विलय को लेकर 14 बैठकें हो चुकी है। अजित पवार के निधन के कुछ ही दिन पहले उनकी शरद पवार से भी मुलाकात हुई थी और इस सिलसिले में उनके साथ एक बैठक हो चुकी थी। बताया जाता है कि जिला परिषद चुनाव के तुरंत बाद फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में दोनों पार्टियों के विलय की घोषणा की जानी थी, लेकिन अब अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वहीं अब अजित पवार के निधन से उपजे शून्य फल स्वरूप दोनों पार्टियों के विलय की जरूरत और भी ज्यादा महसूस की जाने लगी है। यदि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके पुत्र पार्थ और जय पवार सहमत होते हैं तो जल्द ही दोनों पार्टियों के विलय की औपचारिकता पूरी की जा सकती है। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि क्या शरद पवार एनडीए में शामिल होंगे। ऐसी स्थिति में शरद पवार संगठन और सत्ता में अजित पवार के परिवार को सम्मानजनक पद और प्रतिष्ठा देते हुए स्वयं पूरी पार्टी का नेतृत्व संभाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए शरद पवार को महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी से नाता तोड़कर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति और राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि अजित पवार की पार्टी के 40 विधायक सत्ता छोड़कर विपक्ष में बैठना कतई पसंद नहीं करेंगे।
ऐसे में दोनों गुटों का साथ आना तभी संभव है जब शरद पवार एनडीए में शामिल होने के लिए राजी हो जाएं। ऐसे में शरद पवार और बीजेपी के नेतृत्व इसके लिए राजी होती है तो अजित पवार के निधन का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखने को मिल सकता है। एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने कहा है कि दोनों एनसीपी के एक साथ विलय की बातचीत लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। खड़से के मुताबिक पिछले 3 से 4 महीने से अजित पवार और अन्य नेताओं के साथ लगातार चर्चाएं चल रही थी और विलय को लेकर सहमति बन चुकी थी। वहीं एनसीपी के नेता अनिल देशमुख ने भी कहा है कि अजित पवार की आखिरी इच्छा यही थी कि दोनों एनसीपी गुट एक साथ आ जाए। ऐसे में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अब अजित पवार वाले गुट के साथ हाथ मिलाकर सत्ता में शामिल होने के लिए बेचैन है। वहीं दूसरी तरफ अजित पवार के उत्तराधिकारी को लेकर हो रही चर्चाओं पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कड़ा ऐतराज जताया है। संजय राउत ने कहा है कि अजित पवार के दुखद निधन के तुरंत बाद उनके उत्तराधिकारी के बारे में बात करना अमानवीय है। अगर किसी ने भी ऐसा मुद्दा उठाया है तो उसमें जरा सी भी इंसानियत नहीं है। दर्शकों, संजय राउत की सबसे बड़ी चिंता शरद पवार गुट के एनसीपी में विलय को लेकर है, क्योंकि शरद पवार के एनडीए में जाने के बाद शिवसेना उद्धव गुट की राजनीति पूरी तरह से खत्म हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें